जेफरी एप्स्टीन अकेला काम नहीं कर रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम था जिसने उसके आपराधिक नेटवर्क को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसे छुपाया भी। देखिए, ये कहानी सिर्फ नियम तोड़ने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बैंक की है जिसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये एक ऐसी संस्थागत विफलता है जिसका अपराधियों ने दशकों तक फायदा उठाया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये बयान ये सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। सीनेट फाइनेंस कमेटी के मुताबिक ये कोई मामूली चूक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनका साफ मानना है कि ये हो ही नहीं सकता कि एप्स्टीन को मदद करने वाले फैसले बैंक के टॉप लीडरशिप तक ना पहुंचे हों। मतलब ये गलतियों की कहानी नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे तक की मिली भगत की कहानी है। तो इस पूरी संस्थागत विफलता की जड़ में है एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला अंतर, इस बात में कि बैंक ने क्या फ्लैग किया और बाद में क्या सामने आया। ये दो अलग अलग कहानियों जैसा है, एक वो जो रेगुलेटर्स को बताई गई और दूसरी जो असलियत थी। जब जेफरी एप्स्टीन अपने अपराधों को अंजाम दे रहा था तो जेपी मॉर्गन चेज ने उसके खातों में कितनी संदिग्ध गतिविधि दर्ज की? जवाब है सिर्फ $4.3 मिलियन। इस नंबर को याद रखिएगा। लेकिन एप्स्टीन की मौत के बाद कहानी पूरी तरह से पलट गई। उसी बैंक ने अचानक $1.3 बिलियन से भी ज्यादा के संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट कर दी। ये पहले बताई गई रकम का लगभग 300 गुना है। तो सवाल ये उठता है कि बैंक को ये सब पहले क्यों नहीं दिखा? ये कोई चूक नहीं थी, ये जानबूझकर आंखें मूंद लेने जैसा था। अब इस नाकामी को समझने के लिए हमें पहले बैंक के अंदर एप्स्टीन की हैसियत को समझना होगा। वो कोई मामूली ग्राहक नहीं था, उसे खास दर्जे के तहत सुरक्षित रखा गया था। एप्स्टीन जेपी मॉर्गन चेस के एक बहुत ही खास अंदरूनी ग्रुप का हिस्सा था जिसे वॉल ऑफ कैश कहा जाता था। ये टैग सिर्फ संस्था के सबसे बड़े और सबसे कीमती ग्राहकों के लिए रिजर्व था। मतलब इसी स्टेटस की वजह से उसे वो खास ट्रीटमेंट मिला जिससे वो आम जांच प्रक्रियाओं से साफ बच निकला। उसकी हैसियत सिर्फ उसके अपने पैसे से नहीं थी, बल्कि उसके ताकतवर कनेक्शन से भी थी। लेस्ली वेक्सनर ने उसे न्यूयॉर्क की एक बेशकीमती प्रॉपर्टी दी। अरबपति लियोन ब्लैक ने उसे कथित सेवाओं के लिए $170 मिलियन से ज्यादा का भुगतान किया, और उसके अकाउंटेंट हैरी बेलर के पास उसके खातों तक सीधी पहुंच थी। इन सभी रिश्तों ने उसे बैंक के लिए और भी ज्यादा कीमती और एक तरह से अछूत बना दिया था। तो सवाल ये है कि ये सुरक्षा उसे दे कौन रहा था? सबूत सीधे जेपी मॉर्गन चेस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की तरफ इशारा करते हैं, जिनके कामों ने एप्स्टीन के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को न सिर्फ होने दिया बल्कि सक्रिय रूप से उसे मुमकिन बनाया। अंदरूनी दस्तावेजों से दो बड़े नाम सामने आते हैं। मैरी एरिडोस, जो जेपीएमसी की एक टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, वो एप्स्टीन के साथ लगातार संपर्क में थी और इस रिश्ते पर बारीकी से नजर रखती थी। और दूसरे हैं जॉन डफी, प्राइवेट बैंकिंग के पूर्व सीईओ, जो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे, और हम देखेंगे कि वो कितने ज्यादा शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी नियम समझ लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या CTR अमेरिकी बैंकों को एक ही दिन में $10,000 या उससे ज्यादा के किसी भी कैश लेनदेन के लिए ये रिपोर्ट फाइल करनी होती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का एक बुनियादी सुरक्षा कवच है। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। अंदरूनी दस्तावेज ये दिखाते हैं कि जॉन डफी जैसे टॉप अधिकारियों ने एप्स्टीन को सलाह दी कि वो अपने कैश विड्रॉल को $10,000 की लिमिट से ठीक नीचे रखे। क्यों? ताकि बैंक को रेगुलेटरी रिपोर्ट फाइल ही न करनी पड़े। ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं था, ये बैंक की लीडरशिप थी जो अपने क्लाइंट को कानून से बचने का तरीका सिखा रही थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं था, ये साजिश थी। जेपीएमसी के प्राइवेट बैंकरों ने एप्स्टीन की संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जानबूझकर बैंक के अपने ही इंटरनल कंप्लायंस डिपार्टमेंट से छिपाई। उन्होंने अपने ही वॉचडॉग्स से रेड फ्लैग्स को एक्टिवली छुपाया। अब देखते हैं कि इस पूरी सेफ फाइनेंशियल पाइपलाइन का इस्तेमाल असल में हो कैसे रहा था। ये सिर्फ कैश निकालने के बारे में नहीं था, इसका इस्तेमाल सीधे सीधे एप्स्टीन के षड्यंत्रकारियों, खासतौर पर घिस्लीन मैक्सवेल को पैसा पहुंचाने के लिए किया गया था। इसी पाइपलाइन के जरिए जेफरी एप्स्टीन ने घिस्लीन मैक्सवेल को कुल $25 मिलियन भेजे। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये इतनी बड़ी रकम है कि किसी भी नॉर्मल कंप्लायंस सिस्टम में तुरंत खतरे की घंटी बज जानी चाहिए थी। और उन $25 मिलियन में से $19 मिलियन का तो सिर्फ एक पेमेंट था, एक ही बार में, एक सिंगल बड़ा ट्रांजैक्शन, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जिसे सुविधा देने वाली संस्था ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
तो इस पैसे का अंजाम क्या हुआ? इसने नाबालिगों की यौन तस्करी जैसे घिनौने अपराधों को फंड किया। इसके बावजूद सह षड्यंत्रकारी घिसलीन मैक्सवेल अपनी 20 साल की सजा एक मिनिमम सिक्योरिटी वाली जेल में काट रही हैं, जो इन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब चलिए जरा बैंक की कही गई बातों और एक हाई वैल्यू क्लाइंट के लिए उसकी असल हरकतों के बीच के सीधे विरोधाभास को देखते हैं। ये संस्थागत पाखंड का एक क्लासिक केस है। उनकी पॉलिसी कहती है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से पूरी सख्ती से लड़ना। लेकिन उनके काम क्या थे? क्लाइंट को कैश रिपोर्टिंग से बचने के तरीके सिखाना। उनकी पॉलिसी है संदिग्ध गतिविधि की सूचना सही अधिकारियों को देना। पर उन्होंने किया क्या? संदिग्ध गतिविधि को अपने ही कंप्लायंस डिपार्टमेंट से छुपाया और सरकार को कम रिपोर्ट किया। ये एक फायदेमंद क्लाइंट को बचाने के लिए अपनी ही नीतियों को जानबूझकर नजरअंदाज करने का एक सिस्टमैटिक फैसला था। ये पूरी बातचीत सिर्फ पिछली गलतियों को गिनाने के लिए नहीं है। इसका मकसद है भविष्य में ऐसी संस्थागत मिलीभगत को रोकना। इस केस ने सिस्टम की जिन कमजोरियों को उजागर किया है, उन्हें दूर करने के लिए तत्काल सुधारों की जरूरत है। यहाँ कुछ ठोस कदम दिए गए हैं जिन पर रेगुलेटर्स को सोचना चाहिए। पहला, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। जो अधिकारी कंप्लायंस के फैसलों को नजरअंदाज करें, उनके बोनस वापस लेने के लिए क्लॉबैक प्रावधान लागू करें। दूसरा, बेहतर ऑडिटिंग। हाई रिस्क कैटेगरी के क्लाइंट्स के लिए इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य करें, चाहे वो बैंक के लिए कितने भी कीमती क्यों ना हो। तीसरा, कंप्लायंस कम्युनिकेशन। बैंक कंप्लायंस अधिकारियों और रेगुलेटर्स के बीच सीधे और सुरक्षित बातचीत के चैनल बनाएं। और आखिर में, शेयर होल्डर लायबिलिटी। पारदर्शिता के नियमों को सख्त करें ताकि ऐसी विफलताओं से शेयर होल्डर्स को होने वाले नुकसान का सही अंदाजा लगाया जा सके। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जब कोई अपराध किसी संस्था की मदद से संभव हो, तो क्या सिर्फ अपराधी पर मुकदमा चलाना काफी है? ये केस साफ बताता है कि नहीं, ये काफी नहीं है। ये हमें मजबूर करता है कि हम आपराधिक मामलों में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर एक ज्यादा बड़ी और गंभीर चर्चा करें।